नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के बिजनेस अध्याय फर्स्ट को। इसका नाम है प्रबंध की परिभाषा और उसका महत्व। इसके अंतर्गत हम प्रबंध की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा प्रबंध की अपनी क्या विशेषताएं हैं और उसका क्या। प्रबंध की परिभाषाओं के संबंध में बहुत सारी परिभाषाएं हमारे सामने उपलब्ध हैं। अलग अलग जो राइटर हैं उन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग परिभाषा दी है, परंतु सभी परिभाषाओं का मूल जो अर्थ है वो अर्थात मतलब कि जो परिभाषाएं हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उनका जो अर्थ है वो सबका सेम है, एक समान है, एक जैसा है। यहाँ पर कुछ प्रबंधकों का कहना है या कुछ जो प्रबंधक राइटर रहे हैं उनका ये कहना है कि जो प्रबंध है वो दूसरों से काम कराने की कला होती है। इसको हम क्रियात्मक के रूप में प्रबंध मान सकते हैं। कुछ का कहना यह है कि जो प्रबंध है वो एक निर्णय लेने की कला है, मतलब निर्णय लेना ही प्रबंध करना होता है। कुछ का कहना है कुशलता और उत्पादकता को बढ़ा सकता है। तो इस हिसाब से अलग अलग परिभाषाएं हमारे सामने उपलब्ध है। तो इन सब परिभाषाओं को समाहित करके जो प्रबंध का अर्थ बनाया गया है वो अर्थ है कि प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसमें काम को कुशल और प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों के एक समूह को संपन्न किया जाता है। मतलब कि जिसके अंदर हम किसी काम को करते हैं वो काम पूरी कुशलता से किया जाए और पूरे प्रभावपूर्ण ढंग से किया जाए, ताकि जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य पूर्ण हो सके सभी तरीके से, जिसके समूह को पूरा करना आता है। मतलब कि प्रबंध एक अकेला कार्य नहीं है, प्रबंध कई कार्यों का समूह है, जिसके अंतर्गत नियोजन करना, संगठन करना, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण करना, ये सारे कार्य मिलकर ही प्रबंध का निर्माण करते हैं। प्रबंध एक अकेला कार्य ना होकर के प्रबंध के अपने बहुत सारे कार्य होते हैं, उन कार्यों के समूह को ही हम प्रबंध के अंतर्गत हम देखते हैं कि F.W. टेलर ने जो परिभाषा दी है वो ये कहते हैं कि प्रबंध ये जानने की कला है कि आप क्या करवाना चाहते हैं और इसके बाद ये देखना कि वे इसे सर्वोत्तम एवं मितव्ययतापूर्ण विधि से करें। मतलब कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम काम करवाना चाहते हैं, उसको सबसे अच्छी जो विधि उपलब्ध है उस विधि के द्वारा किया जाए और सबसे कम खर्च में किया जाए। मतलब पूरी तरह से मितव्ययतापूर्ण कार्य होना चाहिए, ऐसा F.W. टेलर का कहना है। इसके अलावा हैरोल्ड कुंटिज के अनुसार है कि प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूहों में अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने और करवाने की कला है। मतलब इसके अंदर ये कहा गया है कि जो प्रबंध है वो एक संगठित समूह के अंतर्गत होता है, जिसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, वो मिलकर किसी काम को करते हैं या करवाते हैं, तो इसी को प्रबंध। अब आगे देखते हैं प्रबंध की विशेषताएं। प्रबंध की विशेषताएं मतलब कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको देखकर समझकर हमें ये पता चलेगा कि हम प्रबंध के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब ये प्रबंध की अपनी विशेषता है, प्रबंध की तरह की पहचान सकें। सबसे पहले जो विशेषता बताई है प्रबंध की वो ये बताया है कि प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। मतलब ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, यानी प्रबंध को कोई व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता, प्रबंध ग्रुप में रहकर की जाती है। ग्रुप में रहकर की जाने वाली एक सामूहिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ही हम प्रबंध को पूरा कर सकते हैं। मतलब कोई अकेला व्यक्ति प्रबंध पूरा नहीं कर सकता। यानी सबसे पहली विशेषता हुई प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। ये क्रिया है वो उसको संपन्न करने के लिए कोई एक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि अनेक व्यक्तियों का समूह होता है। जब भी हम प्रबंध शब्द की बात करते हैं, जब भी हम प्रबंध शब्द के बारे में बोलते हैं, इसका मतलब यही होता है हमेशा कि जो प्रबंध है वो व्यक्तियों के उस समूह को रिप्रेजेंट करेगा जो प्रबंध के पद पर व्यक्ति कार्यरत हैं। यानी संस्था में लिए जाने वाले प्रत्येक निर्णय में सभी प्रबंधक प्रभावित होते हैं और सभी मिलजुल कर काम भी करते हैं, तभी कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो सकता है। यानी इसको एक सामूहिक प्रयास या सामूहिक क्रिया कहा जाता है। यानी अकेला व्यक्ति प्रबंधन नहीं कर सकता, उसको सभी व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करना होता है ताकि प्रबंधन पूरा हो सके। इसके बाद
जो इसकी दूसरी विशेषता है वो है कि जो प्रबंध है वो उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया का अर्थ ये हुआ कि प्रबंध जो होता है किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है, बिना उद्देश्य के लिए कोई प्रबंधन नहीं होता। यानी प्रत्येक संगठन जो होता है वो किसी न किसी उद्देश्य के लिए काम कर रहा होता है, जबकि जब उसकी स्थापना होती है उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है। तो प्रबंध होता है वो एक ऐसा माध्यम बन जाता है जो उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। यानी प्रबंध क्या है? संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन है। अगर हम संस्था के अंदर प्रबंधन नहीं करेंगे, प्रबंधक नहीं होंगे हमारे पास, तो हम संस्था के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रबंधन जो है वो संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने की एक प्रधान प्रक्रिया है, जिसके बिना संस्था के उद्देश्य पूरे नहीं हो सकते। तीसरा है, इसका एक अलग से अस्तित्व होता है, एक पृथक अस्तित्व होता है, यानी इसकी अपनी एक अलग एंटिटी होती है। प्रबंध की एक विशेषता के अनुसार व्यवसाय का पैमाना बढ़ जाने के कारण ये संभव नहीं है कि प्रबंध क्रिया को स्वामी स्वयं ही संपन्न करें। मतलब कि एक पहले व्यवसाय छोटा होता है तो उसमें कम लोग काम करते हैं और हो सकता है कि जो व्यवसाय का ओनर है वही खुद प्रबंधन कर रहा है। लेकिन जब व्यवसाय का पैमाना बढ़ जाएगा, बड़े स्तर पर व्यवसाय करने लगेंगे, तो व्यवसाय में प्रक्रियाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो उन सबको मेंटेन करने के लिए हमें अलग से अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, जिनमें से कुछ हमारे प्रबंधक भी होंगे। तो स्वामी उस कार्य को अकेला नहीं कर पाएगा, इसलिए एक हमें प्रबंधन अलग से करना पड़ेगा। अगर हम कंपनी व्यवसाय की बात करें तो कंपनी व्यवसाय में हम देखेंगे कि कंपनी व्यवसाय जो होता है बहुत बड़े पैमाने पर कार्य करता है। उसके अंतर्गत जो कंपनी के स्वामी होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो ही प्रबंध पूरा कर सकें, क्योंकि ये संभव नहीं होता उनके लिए। कंपनी में बहुत सारे अंशधारी होते हैं और कंपनी का व्यापार जो होता है बहुत बड़े पैमाने पर कार्य करता है। इसलिए अलग से हमें अच्छे प्रबंधक की नियुक्ति करनी पड़ती है, जो संचालक कंपनी का प्रबंध कुशलतापूर्वक कर सकें। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि कंपनी व्यवसाय की स्थिति के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो प्रबंधक होता है उसका अपना एक अलग पृथक अस्तित्व होता है। यानी प्रबंध जो होता है अपना अलग अस्तित्व रखता है और कंपनी के स्वामी जो होते हैं वो उससे अलग हो सकते हैं। उसके बाद है हमारी चौथी विशेषता, यह है एक अदृश्य शक्ति है। अदृश्य शक्ति मतलब कि ऐसी पावर, ऐसी शक्ति जिसको हम देख ना सकें। तो प्रबंध एक ऐसी शक्ति है जिसका प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता, केवल संस्था की सफलता के मूल्यांकन के आधार पर इसकी अनुभूति की जा सकती है। मतलब ये हुआ कि अगर हमारा प्रबंध अच्छा है तो हमारी संस्था की जो प्रगति होगी वो बहुत अच्छी होगी। उससे हम महसूस कर सकते हैं कि हमारी प्रबंधन की पावर या शक्ति कितनी ज़्यादा है। अगर हमारे संस्था की नहीं हो रही है और उसकी प्रगति गति बहुत धीमी है, तो हमें ये मालूम चल सकता है कि जो हमारा प्रबंधन है हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ कमी हो, वो प्रबंधन ठीक ना हो। तो यानी कि एक छिपी हुई अदृश्य शक्ति है जो संस्था के परफॉर्मेंस के अनुसार ही करती है कि ये जो प्रबंधन है वो सही कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा। यदि कोई संस्था अवनति की ओर जा रही है, मतलब उसके लगातार घाटा हो रहा है, ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा, तो ये इससे पता चलेगा कि प्रबंध की असफलता के संकेत हमें यहाँ मिलने लगेंगे। ये इससे हम ये तय कर पाएंगे कि जो हमारा प्रबंधन है वो असफल हो रहा है और आगे नहीं बढ़ पा रही। तो जो प्रबंध होता है वो एक अमूर्त है, मतलब उसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ उसके किए गए कार्यों को हम महसूस कर सकते हैं और उससे होने वाले फ़ायदे को हम देख सकते हैं, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष शक्ति कहा है। इसके बाद पांचवी विशेषता है कि एक प्रक्रिया है, यानी एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब कि जैसे साइंस के अंदर किसी भी कार्य को करने के लिए अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग प्रक्रियाएं बताई जाती हैं कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, उसके बाद ये कार्य पूर्ण होगा। उसी तरह से जो प्रबंध होता है, प्रबंध में भी कुछ चीज़ें तय की गई हैं, यानी उसका भी अपनी एक प्रक्रिया है। जैसे कि पहले हमें नियोजन करना होता है, नियोजन के अनुसार ही संगठन का निर्माण होता है
और जितना संगठन का निर्माण होगा उसके अनुसार नियुक्तियाँ की जाएंगी और उन नियुक्तियों की देखरेख के लिए निर्देशन होगा और उन सबको नियंत्रित किया जाएगा। तो इससे नियंत्रण का जन्म होगा। तो मतलब ये एक प्रबंध का एक प्रोसेस है, यानी प्रबंध की एक प्रक्रिया है कि पहले क्या होगा उसके बाद क्या होगा, और ये सब प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही हमारा प्रबंध पूरा हो पाएगा, जिसके अंदर हम अपने अलग अलग मानवीय और भौतिक साधनों का प्रयोग करते हैं। प्रक्रिया का अर्थ होता है कि किसी काम को करने की निश्चित प्रणाली होना। जैसे कि प्रबंध करना है तो प्रबंध करने के लिए हमें सबसे पहले नियोजन करना पड़ेगा। जब हमारा नियोजन पूरा हो जाएगा तो हम संगठन की ओर आगे बढ़ेंगे और इसके अनुसार आगे जो अन्य जो प्रोसेस के स्टेप होंगे, जैसे कि नियुक्तिकरण करना है, निर्देशन करना, नियंत्रण करना है, इसको पूरा किया जाएगा, तभी हमारा प्रबंध पूरा होगा। क्योंकि कोई भी प्रबंधक हो, चाहे वह किसी भी संस्था की ओर से या किसी भी स्तर का प्रबंधक हो, कार्य करने के इस क्रम को उसको पूरा करना ही पड़ेगा। अगर वो उस क्रम को तोड़ेगा तो वो कार्य उसके पूरे नहीं होंगे। क्योंकि अगर हम नियोजन ना करें और बिना नियोजन कर ही निर्देशन और नियंत्रण लागू कर दें तो हम बिना योजना के कोई कार्य कैसे करेंगे। यानी किसी कार्य को करने के लिए पहले योजना तो बनानी पड़ेगी, उस योजना के बाद ही कोई कार्य आगे बढ़ सकता है। और अगर यही प्रबंध का प्रोसेस है कि पहले आपको नियोजन करना है। अगर हम ये चाहें कि हम तो इसको मन नहीं मानते, ये तो गलत है, हम पहले क्या करेंगे, पहले नियुक्तियाँ कर लेते हैं। अब हम जब नियुक्तियाँ करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस उद्देश्य के लिए नियुक्तियाँ कर रहे हैं, यानी हमारा उद्देश्य क्या है। वो कैसे पता चलेगा? जब हमने अपनी प्लानिंग की होगी, नियोजन किया होगा, तभी पता चलेगा। इसलिए चाहे प्रबंधक बड़ा हो, छोटा हो, कंपनी कैसी भी हो, उसको इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को पूरा करना ही पड़ेगा। इसके बाद अगली विशेषता है, ये एक जन्मजात और अर्जित प्रतिभा है। जन्मजात मतलब कि ऐसी प्रतिभा जिसको आपको अलग से कहीं ट्रेनिंग लेके नहीं सीखना, वो आपको बाय गॉड गिफ्ट आपके पास है, यानी आपके पास जन्म से वो प्रतिभा है कि आप उस कार्य को कर सकते हो। तो जो परंपरागत विचारधाराएं हैं प्रबंध के संबंध में, यानी जो पुराने ज़माने की विचारधाराएं प्रबंध के संबंध में चली आ रही हैं, उनके अनुसार यही माना गया है कि जो प्रबंध होता है, प्रबंध करने की क्षमता जो होती है व्यक्ति में जन्म से होती है, यानी उसको अलग से सीखना नहीं पड़ता और वो उसको जन्म से प्राप्त होती है। किस तरह से? भाई जैसे किसी का घर का पुराना बिजनेस है तो उसको उसकी नॉलेज होगी और उसको वो कार्य करना आएगा, उस बिज़नेस में कैसे मैनेज करना है, कैसे नियंत्रण करना है बिज़नेस को, कैसे उसमें लोगों की नियुक्तियाँ करनी है, कैसे उसमें योजना बनानी है, ये सब उसको पहले से ही पता होगा क्योंकि वो उस कार्य में बचपन से लगा हुआ है, उसके घर में ये कार्य होता आ रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रबंध है वो एक जन्मजात प्रक्रिया है। मतलब कि प्रतिभा होती है ये जो जन्म से व्यक्तियों को प्राप्त होती है। लेकिन अब आज के परिवेश में आजकल क्या हो रहा है, नए नए शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान खुल रहे हैं और नई नई इसके अंदर हम देखेंगे कि ट्रेनिंग की हमें ट्रेनिंग दी जा रही है इससे संबंधित, जैसे कि बीबीए क्लासेस, एमबीए क्लासेस, ये क्या मैनेजमेंट से संबंधित क्लासेस हैं। यानी यहाँ पर प्रबंधक बनाए जा रहे हैं। प्रबंधन नहीं आता, वो आधुनिक प्रबंध विचारधारा के अनुसार उनको बनाया जाता है, ट्रेनिंग देकर, शिक्षा देकर, यानी शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा प्रबंधक तैयार किए जाते हैं। उनकी योग्यता को प्रबंधक की योग्यता के अनुसार समाहित किया जाता है। क्योंकि आजकल अब इस विषय पर शिक्षा देने वाले बहुत से संस्थान हमारे देश में खुल चुके हैं जो अच्छी गुणवत्ता के भी हैं। यहाँ से व्यक्ति प्रबंध संबंधित कार्यों का शिक्षण प्रशिक्षण लेकर, ट्रेनिंग लेकर अच्छा प्रबंधक भी बन सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रबंध है वो एक जन्मजात, साथ में इस प्रतिभा को अर्जित भी किया जा सकता है। अब देखते हैं प्रबंध की 7वीं विशेषता, सार्वभौमिक क्रिया है। सार्वभौमिक मतलब जो सब जगह पाई जाए, यूनिवर्सल, यानी प्रबंध जो होता है वो हर जगह मौजूद है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, कोई व्यवसाय हो, आपका घर हो, यानी प्रबंध जो होता है वो हर जगह व्याप्त है। ये प्रबंध को हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हम बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, व्यवसाय के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ प्रबंध जो है व्यवसाय के अंतर्गत व्यवसाय में ही पाया जाएगा। ये हर जगह पाया जाता है,
चाहे कोई संस्थान बड़ा हो चाहे छोटा हो, ये हर जगह व्याप्त है, ये यूनिवर्सल है। आप अपने बारे में खुद देख सकते हैं, जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जब आपको पता है कि नेक्स्ट जैसे बोर्ड एग्ज़ाम है या फाइनल एग्ज़ाम है आपके, तो आप उसके अनुसार अपना प्रबंधन करते हैं, अपनी योजना बनाते हैं और प्रबंध के बारे में आगे प्रबंध करके ये सुनिश्चित करते हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से जाए। तो ये प्रबंधन के द्वारा ही संभव है, इसलिए प्रबंधन हर जगह पाया जाता है। इसकी अगली विशेषता है, ये एक दर्शनग्राही ज्ञान है। ये दर्शनग्राही ज्ञान का इसका अर्थ ये है कि जो प्रबंध है वो आज के समय में एक तरह से विशेष शास्त्र के रूप में स्थापित हो चुका है, इसका अपना एक विषय बन चुका है। लेकिन ये जो प्रबंध बना है, प्रबंध का अपना एक विषय बना है, एक शास्त्र बना है, ये अलग अलग शास्त्रों से मिलकर बना है। इसके अंदर मनोविज्ञान भी है तो समाजशास्त्र भी है। मानव शास्त्र के साथ साथ इसके अंदर अर्थशास्त्र को भी शामिल किया गया है। कुछ इसमें सांख्यिकी और गणित का भाग भी हमें देखने को मिलता है। यानी जो प्रबंध है वो अपने आप से एक अलग विषय ना होकर के कई विषयों को समाहित करके बनाए। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जब हम नेतृत्व और अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारे प्रबंध के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, उन सिद्धांतों को हम उसी तरीके से जिस तरह से प्रबंध के अंदर पढ़ते हैं, सेम उसी तरीके से समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के अंदर भी हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो प्रबंध है वो कई शास्त्रों से मिलकर बना है। इसकी अगली विशेषता, 9वीं विशेषता है, ये एक सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान का मतलब हुआ कि ऐसा विज्ञान से है जिसका संबंध प्राणियों से हो, जैसे कि अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, ये समाज विज्ञान के विषय हैं। और प्रबंध भी इन्हीं सबसे मिलकर बना है, तो प्रबंध भी इन्हीं की तरह एक समाज विज्ञान है। मतलब कि इसका संबंध समाज में रहने वाले मनुष्य से है सीधा सीधा, क्योंकि कोई भी हम प्रबंधन करते हैं तो अकेले तो कर नहीं सकते, व्यक्तियों के समूह से ही प्रबंधन पूरा होता है। इसके अंदर जो भी निर्णय लिए जाते हैं व्यक्तियों के द्वारा ही लिए जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रबंध एक समाजी विज्ञान की तरह कार्य करता है। जब हम ये देखते हैं कि भौतिक शास्त्र यानी कि भौतिक विज्ञान की हम बात करते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि उसके अपने कठोर नियम होते हैं जिनको हमें पालन करना पड़ता है, जिनको हमें मानना पड़ता है। लेकिन जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो समाज के अनुरूप परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब कि जो प्रबंध में हमें कुछ सिद्धांत, कुछ नियम बताए गए हैं, जो प्रबंधक होता है वो उन सिद्धांतों नियमों को पढ़ता है, समझता है और पर उन्हें लागू करता है। मतलब जिस तरह से वो बताए गए हैं कि ज़रूरी नहीं वो उसी तरह से उनको लागू करें, उसमें वो ये देखेगा कि इनको लागू करने से क्या प्रभाव पड़ सकता है समाज के ऊपर, और उसके अनुसार इसमें परिवर्तन करके अपना अंतिम निर्णय वो प्रबंधक लेता है। यानी जो नियम सिद्धांत हैं प्रबंधन के, वो एक तरह से मार्गदर्शन करते हैं। इसके बाद अगली विशेषता है कि एक प्रणाली यानी एक सिस्टम है। प्रबंध जो है एक सिस्टम की तरह काम करता है, यानी इसके विभाग उपविभाग सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर सिस्टम के किसी एक भाग में खराबी आ जाए तो पूरा सिस्टम खराब हो सकता है। ठीक उसी तरह से प्रबंध के भी किसी विभाग के अंदर कुछ कमी आ जाए, कुछ खराबी आ जाए तो पूरा किया गया प्रबंध खराब हो सकता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी बीमारी के बारे में उससे बताते हैं, तो हमें वो जब निर्णय लेता है तो वो ये ध्यान रखता है कि जो उसके साथ जो अन्य विभाग जुड़े हुए हैं, उप विभाग जुड़े हुए हैं, वो जो निर्णय लेने जा रहा है वो उन सब पर सकारात्मक प्रभाव डाले, कोई नकारात्मक उन पर प्रभाव ना आए। अगर वो कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्रिया है वो बीच में रुक सकती है। उसके बाद है ये एक गतिशील व्यवस्था है। प्रबंध व्यवस्था कुछ सिद्धांतों पर आधारित है जो कि गतिशील है। गतिशील मतलब जिसके अंदर हम परिवर्तन कर सकते हैं, यानी इसके अंदर परिवर्तन संभव है। सिद्धांत का अभिप्राय ऐसे आधारभूत सत्य से जो कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं। यानी इसके अंदर बहुत सारे सिद्धांत लागू होते हैं। उन सिद्धांतों का मतलब यही हुआ कि जो कारण और परिणाम के बीच में संबंध को बताते हैं
और प्रबंध के सिद्धांत उस वातावरण के अनुसार बदलते रहते हैं जिसमें ये संस्था कार्य करती है। मतलब जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो फिक्स नहीं होते, उसमें परिवर्तन संभव है, वो परिवर्तित हो सकते हैं। यानी कि जिस संस्था के अंदर ये लागू हो रहे वो संस्था किस तरह के वातावरण में काम कर रही है उसके अनुसार सिद्धांत बदलते रहते हैं। आजकल व्यावसायिक वातावरण में हो रहे परिवर्तन के अनुसार नए नए सिद्धांतों का विकास किया जा रहा है, नए नए सिद्धांतों की खोज चल रही है, जिससे कि पुराने सिद्धांतों की जगह नए सिद्धांत धीरे धीरे आ रहे हैं। और जो एक अच्छा प्रबंधक होता है वो पहले से ही परिवर्तित होने वाले वातावरण के अंदर उस वातावरण को पहचान लेता है और अपने निर्णय को समय के अनुसार बदल देता है, और इस तरह से वो अच्छा प्रबंधन कर पाता है। तो ये किस कारण से हो रहा है? क्योंकि जो प्रबंधन है या ये प्रबंध की जो व्यवस्था है वो गतिशील व्यवस्था है, यानी इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, उसको हम फिक्स नहीं कर सकते। इसके बाद आता है इसका सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। प्रबंधक के सामाजिक दायित्व के रूप में देखा जाता है, यानी जो प्रबंधन है उसको हम एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी समझते हैं, यानी समाज के प्रति उत्तरदायित्व होना। प्रबंधक सदैव संस्था के हित में निर्णय लेता है, लेकिन यदि किसी निर्णय से संस्था का हित होता हो और समाज का हित होता हो तो ऐसे निर्णय से न केवल उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा बल्कि उसका पतन भी स्वाभाविक है। मतलब कि जो प्रबंधक है वो हमेशा संस्था के हित में निर्णय लेगा, लेकिन जब वो संस्था के हित में निर्णय लेगा तो उसे ये देखना चाहिए कि जो निर्णय संस्था के लिए फ़ायदेमंद है क्या उसका समाज पे कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा। अगर समाज पर उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है और फिर भी वो उस निर्णय को लागू करता है तो इससे उसका प्रबंधन, उसका खुद का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि जब समाज पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा तो सामाजिक प्राणी जो होंगे यानी समाज में रहने वाले जो लोग होंगे वो उसको अस्वीकार कर देंगे और उस निर्णय को हो सकता है कि वो वापस भी लेना पड़े, क्योंकि वो एक तरह से एक पक्षीय निर्णय माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर हम इसमें ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कोई प्रबंधक है और वो किसी शहर में अपनी कंपनी की एक फैक्ट्री लगाना चाहता है, एक नई यूनिट खोलना चाहता है, लेकिन उस यूनिट के खुलने से उस शहर में प्रदूषण बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। ये इस तरह से कार्य करता है और उस यूनिट को वहाँ स्थापित करता है, तो वहाँ जो लोग होंगे वो उसका विरोध करेंगे और वो यूनिट स्थापित नहीं होने देंगे। या इसके अलावा जैसे कि वो माल की जमाखोरी कर लेते हैं, मूल्यों को ज़्यादा बढ़ाकर बेचते हैं, तो इसका फ़ायदा कंपनी को तो मिल सकता है, लेकिन जो समाज के जो लोग हैं वो इस निर्णय के खिलाफ हो जाएंगे और इसके विरुद्ध होकर वो इसका बहिष्कार भी कर सकते हैं। मतलब जो प्रबंधक है, जो प्रबंधन है वो ग्राहकों की संतुष्टि तक सीमित नहीं, मतलब ग्राहक संतुष्ट नहीं करना, इसके अलावा उसे सरकार को भी संतुष्ट करना है, जो उसके कर्मचारी हैं उनको भी संतुष्ट करना है, और जो उसके अंशधारी यानी जो उसके शेयर होल्डर हैं उन सबको संतुष्ट करना है। इसलिए इसका एक सामाजिक उत्तरदायित्व बहुत बड़े पैमाने पर बनता है। अगली विशेषता है यह एक पेशा है, यानी प्रबंधन को एक पेशा माना गया है। पहले जब पुरानी विचारधारा थी उसमें तो ये कहा जाता था कि प्रबंधक जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं, जन्म से ही मनुष्य के अंदर प्रबंध की कला होती है, लेकिन अब वो सब समाप्त हो चुका है, क्योंकि अब नए नए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं, शिक्षण संस्थान खुल चुके हैं जो व्यक्ति को प्रबंधक बनाते हैं। तो पेशे के अंतर्गत हम यही कह सकते हैं कि पेशा होने के लिए व्यक्ति के अंदर विशेष चातुर्य होना चाहिए, विशेष ज्ञान, और प्रबंधन जो होता है उसके लिए हम अलग से ज्ञान कौशल हासिल कर सकते हैं शिक्षण के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से। इसलिए प्रबंधक को एक पेशा माना जाने लगा है, प्रबंधक भी एक पेशे की श्रेणी में आता है। हमारे देश में भी पूंजीपति जो होते हैं वो प्रबंधकों का स्थान पेशेवर प्रबंधकों ने ग्रहण कर लिया है। मतलब कि पूंजीपतियों के यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, वहाँ पर पहले जो प्रबंधक होते थे वो स्वयं या तो कंपनी के जिनके पास अधिक शेयर होल्डर होते थे वही उनको ही बनाया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वहाँ पर पेशेवर प्रबंधक मतलब जिन्होंने प्रबंध की अच्छी सी ट्रेनिंग ली हुई है, जिन्हें प्रबंध का पूरा ज्ञान है, उसके विषय में प्रशिक्षण प्राप्त है, वो उनको अब कंपनियों में जगह मिलने लगी है। इसलिए प्रबंध को एक पेशे के रूप में स्थापित कर दिया गया है। और इसकी अंतिम विशेषता है यह विज्ञान और कला दोनों है, यानी प्रबंध को विज्ञान भी माना गया है और कला भी माना गया है। विज्ञान किस तरह से कि विज्ञान
के अंदर कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिसके आधार पर विज्ञान अपना कार्य करता है। तो प्रबंध के अंदर भी अपने कुछ सिद्धांत है, कुछ नियम है जिनके अनुसार वो चलता है, इसलिए इसको विज्ञान माना गया है। और कला किस लिए माना गया है? क्योंकि कला का अभिप्राय होता है किसी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने की एक पद्धति, यानी हम किसी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करते हैं, उसकी एक पद्धति होती है, तो उसको हम कला के रूप में जानते हैं। तो ये चीज़ें प्रबंध के अंदर भी पाई जाती है। प्रबंध की भी अपनी एक पद्धति है, व्यवस्थित ढंग से क्रमबद्ध तरीके से कार्य किया जाता है, इस कारण से इसको हम कला भी कह सकते हैं। तो प्रबंध को विज्ञान और कला दोनों के रूप में बताया गया है। बाकी इसके संबंध में हम आगे जब अध्याय के अंदर प्रबंध विज्ञान है या कला, इस संबंध में जो टॉपिक आएगा उसके अंदर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं जिनके आधार पर इनको, सिर्फ इतना ही है हमारे पास। धन्यवाद।